क्या आपने कभी सोचा है कि मस्तिष्क के भाग क्या हैं और उनकी क्या-क्या कार्यप्रणाली है? यही वो है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं वो आपके मस्तिष्क का एक खंड है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी के मस्तिष्क को ऊपर से देख सकते हैं। तो आप इन दो गोलार्धों यानी कि हेमिस्फेयर को इस प्रकार देख पाएंगे। चिंता मत करिए, ये कोई मस्तिष्क नहीं है, ये सिर्फ एक अखरोट है। ये मस्तिष्क के जैसा दिखता है, लेकिन मान लें कि ये दो गोलार्ध हैं। आप कल्पना करें कि आपने इस अखरोट को काट दिया और फिर इसके अंदर की सतह देखी। आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना? आधे हिस्से का अंदरूनी भाग। तो यही मूल रूप से हम देख रहे हैं। ये एक गोलार्ध का अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है? तो चलिए इसे हटा देते हैं और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को देखते हैं। हम अपने मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, जिसे अंग्रेजी में फोर ब्रेन कहते हैं। ये बड़ा पीला भाग है। फिर है मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। ये छोटा गुलाबी भाग है। और फिर है पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। ये निचला मस्तिष्क यानी कि नीला भाग है। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि मनुष्य के पास बड़ा मस्तिष्क है, तो आप इस अग्र मस्तिष्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। मध्य मस्तिष्क असल में मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम का प्रारंभिक भाग है। मस्तिष्क स्तंभ वो हिस्सा है जिस पर अग्र मस्तिष्क बैठता है। मस्तिष्क स्तंभ अग्र मस्तिष्क को मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये मेरुरज्जु के रूप में आगे बढ़ता है। तो मस्तिष्क स्तंभ का प्रारंभिक भाग मध्य मस्तिष्क कहलाता है और बाद का भाग पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम और मस्तिष्क स्तंभ का बाकी हिस्सा शामिल होता है। अनुमस्तिष्क तो अपने आप में एक छोटे मस्तिष्क जैसा दिखता है। तो इनके कार्य क्या है? अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन सभी ऐच्छिक कार्य यानी कि वॉलेंट्री फंक्शन का जिम्मेदार है। मध्य और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सभी अनैच्छिक कार्य यानी कि इनवॉलेंट्री फंक्शन का प्रबंधन करते हैं। ऐच्छिक कार्य ऐसे सभी कार्य जिन्हें आप सोच समझकर करते हैं, जैसे चलना, किसी से बात करना या ये वीडियो देखना। तो सभी कार्य अग्र मस्तिष्क से संचालित होते हैं। वहीं पर अगर हम अनैच्छिक कार्य की बात करें तो ये ऐसे कार्य हैं जो आपके शरीर में स्वतः होते हैं और जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे आपका हृदय धड़कना या पाचन। ये सब मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब आप मनुष्यों की विशेषता के बारे में सोचते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस को याद करते हैं। ये सब उनके बड़े अग्र मस्तिष्क की वजह से है। तो अग्र मस्तिष्क हमें हमारी बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। इसी की वजह से मैं सोच सकती हूँ, निर्णय ले सकती हूँ और चल सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ। इसी कारण से मैं ये याद रखती हूँ कि अग्र मस्तिष्क स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब इसे ध्यान में रखते हुए चलिए इसके भागों और कार्यों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। चलिए जरा जूम आउट करते हैं। मैंने कुछ स्थान खाली किया है ताकि हम इसके और हिस्सों के बारे में लिख सकें। तो चलिए अग्र मस्तिष्क से शुरू करते हैं। अगर आप अग्र मस्तिष्क को देखें तो आप इसके दो हिस्से देख सकते हैं। बाहरी हिस्सा जिसमें बहुत सारी सिलवटें हैं और भीतरी हिस्सा जिसे थोड़ा गहरे रंग से दिखाया गया है ताकि इसे पहचाना जा सके। अग्र मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा जिसे सेरेब्रम कहा जाता है, मैंने हल्के पीले रंग में दिखाया है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये सोचने, सीखने और भाषण जैसी उच्च स्तरीय क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। हम अभी इसके और भागों में नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए बाहरी हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क के भीतरी हिस्से में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला थैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के केंद्रीय भाग में स्थित है। इसका काम संवेदी यानी कि सेंसरी और प्रेरक यानी कि मोटर संकेतों को सही स्थान पर भेजना है।
फिर है हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस के नीचे स्थित है। हाइपो का मतलब है निचला, और इसलिए इसे थैलेमस का निचला भाग कहा जाता है। ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास और अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। फिर है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये कई हार्मोन्स का स्राव करती है और एक तरीके से बाकी ग्रंथियों के मास्टर है। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके कार्यों में काफी सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि सोचने की क्षमता यानी कि थिंकिंग। इसमें तर्क करना, विचार करना और निर्णय लेना शामिल है। फिर है सीखने की क्षमता यानी कि लर्निंग, नई चीजों को समझना और याद रखना। फिर आता है भाषा और भाषण यानी कि लैंग्वेज और स्पीच, बोलने और संवाद करने की क्षमता। इस प्रकार अग्र मस्तिष्क हमारे व्यवहार और उच्च स्तरीय कार्यों का केंद्र है। तो अग्र मस्तिष्क और क्या करता है, इसे समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, इसका कारण है आपका अग्र मस्तिष्क। आप सोच सकते हैं, अरे ये तो मेरी आंखें हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि आंखें केवल संकेत मस्तिष्क तक भेजती हैं। ये आपका अग्र मस्तिष्क है जो उन संकेतों को प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस करता है, और इसलिए आप इसे देख पाते हैं। इसी तरह आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी आपके अग्र मस्तिष्क की वजह से है। आपके पांचों इंद्रियां यानी कि दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श, ये सब आप महसूस कर पाते हैं क्योंकि आपका अग्र मस्तिष्क इनका प्रबंधन करता है। इसलिए अग्र मस्तिष्क का एक और महत्वपूर्ण कार्य है संवेदन यानी कि सेंसिंग। अब आते हैं याददाश्त और भावनाओं पर यानी कि मेमोरी और इमोशंस। तो आपने अभी तस्वीर पहचानी है ना? ये एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला है, लेकिन क्या आपने इसे गधे या बाघ जैसा कुछ समझा? नहीं। इसका कारण है आपकी याददाश्त यानी कि मेमोरी। आप जानते हैं कि पिल्ले कैसे दिखते हैं और इसे पहचानने में सक्षम होते हैं। तो याददाश्त और सीखने यानी कि लर्निंग की क्षमता भी आपके अग्र मस्तिष्क से आती है। अब जब आपने इस पिल्ले को देखा तो आपने कुछ भावनाएं भी महसूस की होंगी। शायद आपने सोचा, वाह कितना प्यारा पिल्ला है, और आप खुश होने लगे। लेकिन अगर मैंने कोई डरावनी तस्वीर दिखाई होती तो आपको डर महसूस होता। सभी भावनाएं, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या यहाँ तक कि प्रेम, सब अग्र मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं। हाँ, प्रेम दिल से नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क से होता है। तो आपको एक मजेदार कहानी बताती हूँ। एक पति पत्नी होते हैं और एक दिन पत्नी ने अपने पति से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो उसने कहा, मैं तुमसे पूरे अग्र मस्तिष्क से प्यार करता हूँ। खैर तब से पत्नी ने शायद पति से बात नहीं की, लेकिन ये मजेदार था। तो अब आ जाते हैं बाकी के कार्यों पर। इसके अलावा अग्र मस्तिष्क से कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि भूख, भूख का अनुभव, नींद का अनुभव और प्यास, और भोजन के बाद पेट भरा हुआ महसूस करना। ये सभी अनुभव अग्र मस्तिष्क से ही आते हैं। ये विशेष रूप से अग्र मस्तिष्क के एक हिस्से से आते हैं, लेकिन हमें इन भागों को विस्तार से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हैं आपके अग्र मस्तिष्क के कार्य। अब अगले हिस्से की बात करें, हम मध्य मस्तिष्क के हिस्सों में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए सीधे पश्चिम मस्तिष्क पर चलते हैं। अगर आप इस मस्तिष्क स्तंभ के नीले हिस्से को देखें तो आप वहां दो स्पष्ट क्षेत्रों को देख सकते हैं। एक हिस्सा यहाँ एक गांठ यानी कि लंप जैसा दिखता है, और एक और यहाँ। इस हिस्से को कहा जाता है पॉन्स। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है पुल यानी कि ब्रिज। ये पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अब ये हमें नीचे के हिस्से की ओर ले जाता है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस निचले हिस्से को कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो हम इसके कार्यों को अलग से देखेंगे, फिर आप इस बड़े हिस्से को देख सकते हैं। इसे थोड़ा गहरा कर देते हैं ताकि हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकें। ये क्षेत्र
जो अपने आप में एक मस्तिष्क की तरह दिखता है, इसे सेरेबेलम कहा जाता है। इसे सेरेब्रम के साथ भ्रमित ना करें। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरेबेलम इसका नाम है। तो ये तीन क्षेत्र यानी कि पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, ये सब पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं। और क्योंकि हम मध्य मस्तिष्क के हिस्सों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ है जो हमें याद रखना है। तो अब पश्चिम मस्तिष्क के कार्य क्या हैं? हमने पहले देखा कि ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन अब हम व्यक्तिगत कार्यों को देखेंगे। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? ये ज्यादातर जीवनदायी अनैच्छिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि ये जीवन के लिए सबसे आवश्यक कार्य करता है, जैसे हृदय की धड़कन और श्वसन, पाचन, इन सभी आवश्यक कार्यों का ध्यान मेडुला ऑब्लोंगेटा रखता है। साथ ही ये कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्सेस को भी नियंत्रित करता है। अब यदि आपने पहले प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में पढ़ा है तो आप सोच सकते हैं, क्या ये मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित नहीं होती? हाँ, कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि छींकना, खांसना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होती हैं। ध्यान दें, प्रतिवर्ती क्रियाएं आपके मस्तिष्क के सोचने वाले हिस्से यानी कि फोर ब्रेन द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। यही कारण है कि इन्हें रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के दो मुख्य कार्य हैं, जीवनदायी अनैच्छिक प्रक्रियाएं और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो अब सेरेबेलम क्या करता है? सेरेबेलम के भी कुछ अनैच्छिक कार्य होते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग है। इसका एक कार्य है संतुलन बनाए रखना। इसका मतलब ये है कि यदि आप सबसे साधारण काम करना चाहते हैं, जैसे कि चलना, कप उठाना, तो ये काम सही गणना और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता रखते हैं। आपको ये सोचना होता है कि गुरुत्व आकर्षण कहाँ है और इसके साथ कैसे तालमेल बिठाना है। रोबोट बनाने के समय आप समझते हैं कि ये काम कितने जटिल है, लेकिन हम इन्हें आसानी से कर लेते हैं। इसका कारण है हमारा सेरेबेलम, जो हमारे संतुलन को बनाए रखता है। और इसके साथ ही सेरेबेलम का एक और प्रमुख कार्य है मोटर मेमोरी। मोटर मेमोरी क्या है? जरा साइकिल चलाने के बारे में सोचिए। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आप अपने प्रमस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन का बहुत अधिक उपयोग कर रहे थे। आप सीख रहे थे, संतुलन बनाना सीख रहे थे, पेडल का उपयोग करना सीख रहे थे, शायद घंटी बजाना भी सीख रहे थे। तो ये सब चीजें आप सीख रहे थे। लेकिन एक बार जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया और काफी अभ्यास कर लिया, अब जब आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं कि ये हमारी दूसरी प्रकृति यानी कि सेकंड नेचर बन गई है। सब कुछ स्वचालित हो जाता है। कैसे? ये सब सेरेबेलम की वजह से है। इसे ही हम मोटर मेमोरी कहते हैं। एक और उदाहरण हो सकता है जैसे कि कीबोर्ड पर टाइप करना। यदि आपने पर्याप्त अभ्यास किया है तो अब आपको कीबोर्ड पर नीचे देखने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि कौन सी कुंजी कहाँ है। ये सब स्वचालित रूप से होता है। ये सभी चीजें सेरेबेलम द्वारा नियंत्रित होती हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं कि जब लोग मदिरा पान करते हैं तो उनका सेरेबेलम प्रभावित होता है। सोचिए, यदि आपका सेरेबेलम प्रभावित हो गया तो आपका संतुलन खराब हो जाएगा। इसीलिए जो लोग नशे में होते हैं वे खुद को संतुलित नहीं कर पाते। उनकी चाल गड़बड़ हो जाती है, वो ठीक से साइकिल नहीं चला सकते। ये एक कारण है कि हम कहते हैं कि मदिरा पान कर कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आपकी मोटर मेमोरी प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ तक कि ड्राइविंग के सबसे साधारण कार्य जिन्हें करना आसान लगता है वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये सेरेबेलम के कार्यों को याद रखने का एक छोटा सा तरीका है। अब अंत में आप सोच रहे होंगे, मध्य मस्तिष्क के बारे में क्या? ये हमारा मध्य मस्तिष्क है। हम इसके हिस्सों को देखने नहीं जा रहे हैं। मध्य मस्तिष्क में कुछ अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित किया जाता है,
जब आप अपनी आंखों पर प्रकाश डालते हैं तो आपकी पुतलियां छोटी हो जाती हैं या आपके मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसलिए मध्य मस्तिष्क भी आपके कुछ अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन इसे हम यहाँ विस्तार से नहीं देखेंगे। क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें और इसे दोहराने की कोशिश करें और देखें कि क्या आप सभी भागों और उनके कार्यों को बिना देखे याद कर सकते हैं या नहीं।